एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा चैनल डायनेमिक फिजिक्स में। मैं हूं सूर्या कौसर और आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया वीडियो क्लास 10th का, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। यह करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने बोला था अप टू ओम्स लॉ पढ़ाने के लिए, लेकिन रात ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से ओम्स लॉ पूरा नहीं कर पाया था। तो अभी ओम्स लॉ से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। ओके, तो देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय ओम्स लॉ? ओम्स लॉ, इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ओम नाम के किसी साइंटिस्ट ने इस लॉ को दिया होगा। कोई भी ऐसा साइंटिस्ट रहा होगा जिसका नाम ओम था, उसने ओम्स लॉ दिया था। देखते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो अप्लाइड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का सेंस क्या है कि अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, और यदि पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चाहें तो एक बैटरी को लेकर देख लो, बैटरी में ही तो पोटेंशियल स्टोर होता है। तो अगर हम बात करते हैं सेलफोन की बैटरी, अगर सेलफोन की बैटरी की बात करो, उससे मैं कहता हूं कि हमें CFL जलाना है या ट्यूबलाइट जलाना है, तो उससे ट्यूबलाइट जलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका पोटेंशियल कम है, और यदि पोटेंशियल कम होगा तो उसमें फ्लो ऑफ करंट भी कम हो जाएगा। थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाते हैं, अगर मान लो बाइक की बैटरी ले लो, बाइक के अंदर जो बैटरी होता है उसके हेल्प से कहूँ कि आपको बल्ब ग्लो करना है तो बहुत ही आसानी से आप बल्ब जला सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उससे फ़ैन भी हमें चलाना है, टेलीविज़न भी देखना है, लाइट भी जलाना है, तो सारा काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि थोड़ा सा और पावर बढ़ाते हैं बैटरी का, थोड़ा और पोटेंशियल बढ़ाते हैं। अगर मैं इन्वर्टर की बैटरी की बात कर लूँ तो इन्वर्टर की जो बैटरी है उससे आप लाइट जला सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर फैन भी चला सकते हो। बट अगर मैं कहूँ कि इन्वर्टर की बैटरी से आपको इलेक्ट्रिक आयन यूज़ करना है, या फिर मैं आपसे कहता हूं कि इसके हेल्प से इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करना है, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। यानी कि कुल मिला जुला करके आपने देखा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ करंट भी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। इसी चीज़ को देखते हुए ओम ने एक लॉ दिया कि एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। यहां पर देखो, अगर हम I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखे हैं, इसी को अगर चाहें तो लिख सकते हैं V इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड व्हेन प्रोपोर्शनलिटी विल बी रिमूव्ड देन हियर विल बी अ कांस्टेंट टर्म, देन V इज इक्वल्स टू R इनटू I। यहां पर देखो क्या मिल गया, V इज इक्वल्स टू R इनटू I, वेयर R क्या है, R कांस्टेंट टर्म है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। सपोज कर लो कि कोई कंडक्टर है इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, या यहाँ पे हमने मान लो कोई रजिस्टर यूज किया हुआ है, यहाँ पे ट्यूबलाइट हमने ले लिया है, एक सपोज कर लो ट्यूबलाइट है, या फिर यहाँ पे बल्ब है, कोई भी एक रजिस्टर ले लेते हैं। इसमें सपोज कर लो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। तो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे अप्लाई किया तभी जाके बल्ब ग्लो करेगा। यानी कि इस कंडीशन में कह सकते हो क्या कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो गया। अगर मैं पोटेंशियल जीरो कर दूं तो क्या करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो करंट है, करंट पोटेंशियल के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो हमारा फ्लो ऑफ करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। यहां पर देखो, इस फार्मूले के हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, R इज इक्वल्स टू V इंटू V अपॉन आई, यहां मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। और इस फार्मूले को देखते हुए आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अगर सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, या ऐसे कह सकते हो कि जो करंट है, फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे जो करंट है, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो वैल्यू ऑफ करंट भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दो तो वैल्यू ऑफ करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट
रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखते हैं इसके हेल्प से, देखो हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। सपोज कर लो कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 टाइम्स हो जा रहा है। लेट अस सपोज कि कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस यक्स दिया हुआ है और हम इसके रेजिस्टेंस को डबल कर दें। अगर हम इसके रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो बताना है कि इसके करंट में क्या चेंजिंग आएगी, इसके करंट में क्या चेंजिंग आएगी, ये चीज हमें बताना है। क्वेश्चन है कि अगर कोई रजिस्टर है, रजिस्टर के रेजिस्टेंस को अगर हमने डबल कर दिया तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इस फ्लो ऑफ करंट में क्या चेंजिंग आएगी। तो देखते हैं, एज वी नो दैट, यहां पे देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। एज वी नो दैट, या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equals to R into I. So here R is equals to मिल जाएगा आपको, I is equals to मिल जाएगा, I is equals to मिल जाएगा V by R। ये फर्स्ट कंडीशन में आपको मिला I is equals to V by R। पहले वाले कंडक्टर में दोनों नेचर ऑफ मटेरियल सेम है, तो पहले वाले कंडक्टर में रेजिस्टेंस यक्स है, यानी कि V by यक्स मिल गया पहला करंट। एंड दूसरे वाले कंडक्टर की अगर हम बात कर लें तो I डैश इज इक्वल्स टू मिल जाएगा क्या, सेम पोटेंशियल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है तो V अपॉन R हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने पोटेंशियल V अप्लाई किया था और दूसरे वाले में भी हम सेम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज हुआ है रेजिस्टेंस का, बाकी पोटेंशियल को हमने कांस्टेंट रखा है। तो इस कंडीशन में देखो क्या मिल जाएगा, I डैश इज इक्वल्स टू V बाई R डैश हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेंज किया हुआ है। तो मिलेगा V अपॉन 2x मिल जाएगा, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, डबल। जब रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो देखते हैं करंट में कितनी चेंजिंग आएगी। तो लिखेंगे क्या, एंड यहां पे मिल जाएगा इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, वी गेट इक्वेशन सेकंड, वी गेट। देखो क्या करते हैं, पहले या दूसरे इक्वेशन को क्या करो, पहले इक्वेशन से डिवाइड कर दो, ज्यादा बेटर होगा। सेकंड इक्वेशन को क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं क्या वैल्यू मिल जाएगा, I डैश अपॉन I विल बी इक्वल्स टू V अपॉन 2x होल डिवाइडेड बाई V अपॉन x। Here x will be cancelled out and v will be also cancelled out, then we will get 1 upon 2। ठीक है, तो यहां से हमें I डैश का वैल्यू मिल जाएगा 1 upon 2 into I। यानी कि आपने देखा कि जब हमने रेजिस्टेंस के वैल्यू को डबल कर दिया तो करंट में क्या चेंजिंग आया, करंट हाफ हो गया है। ठीक है, तो कभी भी अगर किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को डबल करते हैं एट कांस्टेंट पोटेंशियल तो उसका इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, हाफ। ओके, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी हाफ्ड। अब एक दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करते हैं। नेक्स्ट देखो, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर ऑन डिक्रीजिंग या ऑन डिक्रीज इट्स रेजिस्टेंस अप टू हाफ्ड। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहां पे कांस्टेंट पोटेंशियल रखा है और जो वायर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के वैल्यू को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में हम देखें, फर्स्ट कंडीशन में जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था, सपोज कर लो कि फर्स्ट कंडीशन में हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया था और रेजिस्टेंस क्या था, R, देन I अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन इट। एंड इन सेकंड कंडीशन पोटेंशियल कांस्टेंट है, बस हमें वैल्यू चेंज किसका करना है, रेजिस्टेंस का। किसका वैल्यू चेंज करना है, रेजिस्टेंस का। तो यहां पे हो गया 2R, सॉरी हाफ करना ना रेजिस्टेंस को। हाँ चलो भाई देखते हैं, यहां पे रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, R/2, यानी कि रेजिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया। पोटेंशियल तो सेम है, इस कंडीशन में करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, या ऐसे कह सकते हो करंट जो है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हियर अगर इस कंडीशन में देखो, हियर V इज इक्वल्स टू क्या होता है, R इंटू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो द वैल्यू ऑफ I विल बी इक्वल्स टू V अपॉन R। ओके, हमें पहला वैल्यू मिल गया। दूसरा देखते हैं, इस कंडीशन में V इज इक्वल्स टू R इंटू I, यहां पर भी होगा, लेकिन यहां पे I का वैल्यू I डैश है और R का वैल्यू क्या है, R/2, तो लिख दिया यहां पे R/2। ये V का वैल्यू मिल गया, यानी कि I डैश इज इक्वल्स टू मिल जाएगा V2 इंटू V अपॉन R। इस पूरे टर्म को इधर भेजा तो मिल गया 2V अपॉन R। It is our second equation. Now equation second is divided by equation first. We get, देखो क्या मिल जाता है हमें, सेकेंड इक्वेशन को पहले इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, मिल जाएगा I डैश अपॉन I विल बी इक्वल्स टू V 2V अपॉन R होल डिवाइडेड बाई V अपॉन R।
हियर R will be cancelled by R and V will cancel by V, so we will get I dash is equals to 2 into I। यानी कि आपने देखा कि जब हमने रेजिस्टेंस के वैल्यू को हाफ किया तो करंट का वैल्यू डबल हो गया। ठीक है, इसके पहले वाले कैलकुलेशन में हमने बताया था आपको कि अगर हम करंट के वैल्यू को अगर हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को डबल करते हैं तो करंट का वैल्यू हाफ हो जाएगा। और इस दूसरे क्वेश्चन में हमने बताया कि अगर करंट रेजिस्टेंस के वैल्यू को हाफ कर दें तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक और इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताता हूं। एक दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेम है, बस हमने क्या किया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है, अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को डबल कर दे तो क्या होगा। यहां पे हमने करंट के वैल्यू रेजिस्टेंस के वैल्यू को हाफ किया है और साथ साथ पोटेंशियल के वैल्यू को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। इस कंडीशन में देखते हैं कि हमारे करंट में क्या चेंजिंग आती है। हियर यहां पे एक रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R हमने सपोज कर लिया और यहां पे जो अप्लाइड पोटेंशियल इसका वैल्यू हमने V मान लिया। देन I अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, और सेम सर्किट में सेम मटेरियल के लिए हमने पोटेंशियल का वैल्यू बस बढ़ा दिया, पोटेंशियल का वैल्यू हमने कर दिया डबल, पोटेंशियल का वैल्यू हमने कर दिया डबल, और जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने कर दिया हाफ। इस कंडीशन में देखते हैं करंट में क्या चेंजिंग आएगी। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लेता है और श्योरली एक क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड आना है। उसमें देखो क्या क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस को डबल कर सकता है, रेजिस्टेंस को हाफ कर सकता है, रेजिस्टेंस को 3 टाइम कर सकता है, पोटेंशियल को डबल कर दे या रेजिस्टेंस को हाफ कर दे ऐसा हो सकता है, पोटेंशियल को डबल कर दे या रेजिस्टेंस को डबल कर दे ऐसा हो सकता है। मतलब कुल मिला जुला के घुमा फिरा के सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन आना है। मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन श्योरली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हियर सोच लो इसका आंसर क्या होगा। अगर हो सके तो वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और फिर इसको मिलाओ, देखो कि आपने सही सॉल्व किया कि नहीं किया है। हियर पहले क्वेश्चन में देखते हैं v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, r इंटू आई। सो हियर I विल बी इक्वल टू v बाई r। और दूसरे कंडीशन में देखते हैं 2v इज इक्वल टू, अच्छा 2v क्यों लिखा, क्योंकि पोटेंशियल को यहाँ पे डबल कर दिया गया है यानी v डैश हो गया है, या कैसे कह सकते हो कि 2v हमने लिख दिया यहाँ इंटू r बाई 2 इंटू आई। अब कहोगे सर r बाई 2 क्यों लिखा आपने, r बाई 2 इसलिए लिखा क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू हाफ हुआ ना। इधर देखो पहले कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू r था तो हमने r रखा, और दूसरे कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू r बाई 2 है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया r बाई 2 इंटू आई डैश। यहाँ पे आई डैश लिखते हैं क्योंकि इसमें भी वैल्यू ऑफ करंट जो है चेंज हो जाएगा। जब वैल्यू ऑफ करंट चेंज होगा तो इसी चेंज को हमें फाइंड करना है कि कितना करंट का वैल्यू होगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आई डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, इसको इधर भेज दो, 2 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 v अपॉन r यानी मिल जाएगा 4v अपॉन r। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, यह पहला इक्वेशन। नाउ इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, देखो क्या मिल जाएगा हमें, आई डैश अपॉन आई विल बी इक्वल टू 4v अपॉन r होल डिवाइडेड बाई, देखो i का वैल्यू कितना है v बाई r, तो हियर r is cancelled by r and v is cancelled by v and we will get I dash is equals to 4 into I। यानी कि अगर हमने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया और साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को डबल कर दिया, उस कंडीशन में करंट 4 गुना बढ़ जाएगा। करंट कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताते हैं, तब तक इसको रफ करते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कोई सर्किट है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस R है एंड इन विच V पोटेंशियल इज अप्लाइंग और अनअप्लाइड दिस पोटेंशियल I अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ओके, अगर हम सेम सर्किट में सेम मटेरियल का वायर है, इसके रेजिस्टेंस को 1/3 कर दें, रेजिस्टेंस का 1/3 कर दें, और जो पोटेंशियल है पोटेंशियल के वैल्यू को हाफ कर दें,
पोटेंशियल के वैल्यू को क्या कर दें, हाफ कर दें। तो करंट में कितनी चेंजिंग आएगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट सेशन में बताएं हमें किसके करंट में कितनी चेंजिंग आएगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, या फिर रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट मिल जाएगा आपको, रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाई आई है, यानी वी पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। सो यू कैन से द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को बोलते हैं ओम। इसको क्या बोल सकते हैं, ओम। देखो ऐसे लिखा, ओम इसको बोल सकते हो, और ये है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ओम का, ठीक है। तो ओम से इसको, इसका एसआई यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत बार आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन आ चुका है कि रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टोटल 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर क्या है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए वायर। किसी भी वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप वायर के लेंथ को बढ़ा दो, जैसे सपोज कर लो कि 1 मीटर आपने वायर लिया था और इस वायर को हम क्या कर देना है, 2 मीटर कर देना है। अगर किसी वायर के लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। यहां पर हमने 2 टाइम्स से इसको इंक्रीज किया वायर के लेंथ को, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, आप जानते हैं कि वायर जो होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है। वायर किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो इसकी जो थिकनेस होती है, इस थिकनेस को कहते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, वायर के थिकनेस को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर हम वायर के एरिया को इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और यदि वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज कर दें तो इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तीसरा फैक्टर है जो हमारा थर्ड फैक्टर रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं लिखा। हमारे बुक में दिया हुआ था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा हर कंडीशन में नहीं होता है। अगर तुम सेमीकंडक्टर की बात कर लो तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट फॉर कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कंडक्टर के लिए ही बस ये लॉ अप्लाई होगा, नहीं तो अगर सेमीकंडक्टर की बात कर लो तो इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और जो फोर्थ फैक्टर है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर कह सकते हो कि सिल्वर वायर है तो सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है लगभग, या फिर कह दो कॉपर वायर, उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, या एलवाय होता है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब सिंपली कह सकते हैं क्या कि जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो यही वो 4 फैक्टर्स हैं जिन 4 फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, देखो इन फैक्टर से रिलेटेड हम कुछ और भी क्वेश्चंस को कराते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं। अभी जैसे आपने ओम्स लॉ के आधार पे कुछ न्यूमेरिकल किया था, बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे, हो सकता है आपको टफ लग रहे हो या कुछ को बहुत आसान लग रहा होगा। तो आओ एक और भी न्यूमेरिकल करते हैं जो कि रेजिस्टेंस और लेंथ पे डिपेंड है, या रेजिस्टेंस और एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड है। इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं भाई, एक वायर दिया हुआ है, वायर की लंबाई l है, लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ वायर इज स्मॉल l। ओके, और हम क्या करते हैं, इस वायर के लेंथ को डबल कर देते हैं, इस वायर के लेंथ को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो देखते हैं कि इसके लेंथ, इसके एरिया क्रॉस सेक्शन में क्या चेंजिंग, तो देखते हैं इसके रेजिस्टेंस में क्या चेंजिंग आता है। ये पहले वायर l लेंथ का था और अभी जो वायर है उस वायर का लंबाई हमने
2L कर दिया तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस पे क्या चेंजिंग आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। देखो जो आज का हमारा लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल, रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जो हैं। हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मैं अपने अगले वीडियो में बनाऊं, लेकिन पहले आपका ये डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएं तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या घटाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ही अगर लेंथ को बढ़ाएं या घटाएं, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते घटाते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब डाउट्स बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। तो चलो भाई देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे दिया है कि इसका लेंथ L है और दूसरा वायर है सेम मटेरियल का और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों वायर का है और इसका लेंथ हमने डबल कर दिया। तो बताओ इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एज वी नो दैट R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। आपको अगर सर रो कहाँ से आया, इसके पहले मैं यहाँ पे आपको रजिस्टिविटी थोड़ा सा बता दूँ कि रजिस्टिविटी क्या होता है, उसके जस्ट बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। रजिस्टिविटी देखो, हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड व्हेन वी कंबाइन दिस टू इक्वेशंस देन वी विल गेट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ above इक्वेशन वी विल गेट R is directly proportional to L by A and when proportionality will be removed then here will be a constant term और इस constant term को बोलते हैं रो और इस रो की वैल्यू होती है R into A divided by L। ए रो क्या है, वेयर रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखो इसका एसआई यूनिट क्या बन जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू ओम मीटर। क्योंकि सर ओम मीटर कहाँ से आया, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है ओम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ क्या होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर हो गया कैंसल, बचा क्या ओम मीटर, यानी यहाँ पे लिख दिया ओम मीटर। ओम मीटर जो होता है इसका रजिस्टिविटी का एसआई यूनिट होता है। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं ये देखो, लेट अस सपोज a wire having unit length and unit area of cross section, in that case rho will be equals to r। अगर सपोज कर लो कि कोई वायर है, इस वायर की लंबाई यूनिट है, यूनिट मतलब 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है यानी कि 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। तो ये इस स्पेशल केस में ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो रहा है, इसलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हियर आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए जो कि इस फार्मूले में है, तो इसको मानते हैं हम पहला इक्वेशन। एंड सेकंड कंडीशन देखो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, यानी कि आर डैश विल बी इक्वल टू रो एल इंटू 2 यानी कि 2L हो गया अपॉन ए, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ओके, नाउ इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखो क्या मिल जाएगा हमें, आर डैश अपॉन आर विल बी इक्वल टू रो 2L होल डिवाइडेड बाई ए अपॉन रो L बाई ए। हियर रो विल बी कैंसिल बाई रो, a will be cancelled by a and L will be cancelled by L and we will get R dash is equals to देखो क्या मिल जाएगा 2R मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा हुआ है, R इधर गया यानी मिल गया 2R। आपने देखा कि जब हमने लेंथ को, वायर के लेंथ को जब हमने डबल किया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हो गया, डबल हो गया। इससे रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें और रेजिस्टेंस को हाफ कर दें, सॉरी लेंथ को डबल कर दें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दें, तो वैल्यू में क्या चेंजिंग आएगी। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि कोई वायर है, इस वायर की लंबाई L है, इस वायर की लंबाई L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका A, सेम मटेरियल का वायर है लेकिन इसके लेंथ को हम डबल कर देते हैं, इसके लेंथ को डबल कर देते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कर दिया हाफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या चेंजिंग आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि जो भी बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको ये क्वेश्चंस मिल सकें और वो अपना प्रिपरेशन कर सकें। चलो देखते हैं। हियर R इज इक्वल टू मिल जाएगा रो L बाई ए पहले केस में, एंड दूसरे केस में मिल जाएगा R डैश इज इक्वल टू रो इंटू 2L बाई, सॉरी यहाँ पे एरिया हाफ हुआ था तो A बाई 2 हो जाएगा, यानी कि A बाई 2 एरिया जो है हाफ हुआ था इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे क्या A बाई 2। तो इस कंडीशन में क्या होगा R डैश इज इक्वल टू, सॉरी ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, या थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को। तो R डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा 2, ये 2 पर चला गया, 2 टू जब 4 रो L बाई ए, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। नाउ इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट नाउ इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, देखो क्या मिल जाएगा R डैश अपॉन R विल बी इक्वल्स टू 4 रो L बाई ए होल डिवाइडेड बाई रो L बाई ए, here A will be cancelled by A and रो L will be cancelled by रो L and we will get R dash is equals to 4 into R। तो हमें टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दिखाई दिया कि 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में श्योरली पूछे जाएंगे। एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस तो श्योर है कि इस टॉपिक से आना ही आना है। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में। और हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाता है। एक और बात बताएं कि ये जो टॉपिक्स जो आज हमने बताए हैं ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।